कल से एक खबर पूरे सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के एक जजमेंट का हवाला देते हुए न्यूज आर्टिकल प्रकाशित हुई, जिसमें यह मेंशन किया गया कि सीटीईटी पास करने वाले ही पढ़ा सकेंगे। दूसरा आर्टिकल आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देश भर में शिक्षकों को देनी होगी सीटीईटी परीक्षा। यहाँ पर यह मेंशन किया गया कि शिक्षकों को सीटीईटी परीक्षा देनी होगी। इसका क्या मतलब निकाला जाए? ऑलरेडी जो टीचर हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तो वहाँ पर जो राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो क्वालिफाई करके शिक्षक बने हुए हैं, क्या उनको भी सीटेट देना अनिवार्य कर दिया है माननीय कोर्ट ने? इस खबर के एक एक पॉइंट पर जिक्र करेंगे और इम्पॉर्टेंट भी है इस समय करना, क्योंकि सभी राज्यों के जो शिक्षक हैं वो परेशान है कि क्या अब दोबारा उनको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पर सारा मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है लोगों के बीच में। कन्फ्यूजन इस वजह से क्योंकि जब हमारे देश में आरटी एक्ट 2009 लागू हुआ, उसके बाद से कोई भी शिक्षक, चाहे वो प्राइमरी, अपर प्राइमरी, प्राइवेट स्कूल में हो या फिर सरकारी विद्यालयों में, टेट क्वालिफाई किए बिना वो शिक्षक नहीं बन सकता है। तो फिर ये जजमेंट किसके लिए आया हुआ है, इसको समझने के लिए आपको आरटी एक्ट 2009 जब हमारे देश में प्रभावी हुआ 1 अप्रैल 2010 के बाद से, तो जो आरटी एक्ट संसद से कानून पास हुआ, उसके धारा 23 के उपधारा 1 में एनसीटी एक्ट 1993 के अंतर्गत गठित संस्था एनसीटी को ऑथराइज्ड किया गया कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए होगी, शिक्षकों के रूप में उनका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। और उनकी इस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए एनसीटी ने दिनांक 23 अगस्त 2010 को पहली बार क्वालिफिकेशन डिसाइड करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया, जिसको उस समय भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया था। और डेट भी आप देख सकते हैं, 23 अगस्त 2010 का ये मैटर था, जिसको प्रकाशित किया गया था 25 अगस्त 2010 को। ठीक है, और यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, ये अधिसूचना 23 अगस्त 2010 की थी, लेकिन प्रकाशित 25 अगस्त को किया गया था। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जब आरटी एक्ट 2009 हमारे देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया था, उसके बाद से एनसीटी ने पहली बार ये मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिसाइड किया प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए। प्राइमरी के लिए ये तय किया गया था, मिनिमम योग्यता में आप देख पा रहे होंगे ये प्राइमरी का है। ठीक है, इसमें डीएलएड, इसके अलावा 4 वर्षीय बीएलएड की बात की गई है। अन्य जो भी प्रारंभिक शिक्षा में अन्य कोर्सेज चलते हैं उन सब का यहाँ पर जिक्र किया गया है। और इसके साथ ही साथ इनमें से कोई भी एक कोर्स होना चाहिए आपका। और यहाँ पर मेंशन किया गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन उपयुक्त सरकारों द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण, मतलब कि आपका टेट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए, मतलब कि डीएलएड होना चाहिए आपका, डीएड, डीएलएड या फिर बीएलएड होना चाहिए प्राइमरी के लिए, और टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और वहीं जब बात आती है अपर प्राइमरी की 6 से 8 के लिए, तो यहाँ पर भी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो तो है ही, इसके साथ ही साथ अपर प्राइमरी का आपके पास टेट होना अनिवार्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और में करके यही बातें मेंशन की गई हैं कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन उपयुक्त सरकारों द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा। अब यहाँ पर उपयुक्त सरकारों का जिक्र किया गया है। अब यहाँ पर उपयुक्त सरकार किसके लिए क्या होगी, इसको लेकर के हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। अगर आपको याद हो, जो झारखंड वाला मैटर था, झारखंड में सीटेट मैटर को लेकर के जब केस किया गया, तो वहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को डिफाइन करने के लिए जो आरटी एक्ट है उसमें प्रावधानों को ये मेंशन किया गया कि ऐसे विद्यालय जो केंद्र सरकार के अधीन चलते हैं, जैसे केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, इन सब में जो एप्रोप्रिएट यानी उपयुक्त सरकार होगी वो केंद्र सरकार होगी, और वहाँ का जो टेट होगा वहाँ पर सीटेट माना जाएगा। और राज्य के अधीन जो विद्यालय होंगे, जैसे राज्यों के अधीन जो विद्यालय होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में जो भी सरकारी विद्यालय होंगे केवीएस एनवीएस को छोड़ करके, वो सभी राज्य के अधीन माने जाएंगे। तो यहाँ पर उपयुक्त सरकार राज्य सरकार मानी जाएगी, और यहाँ पर जो टेट होगा वो राज्य का टेट माना जाएगा, मतलब यूपी टेट। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में देखने को मिली थी, और वो सभी चीज़ों को लेकर के दलील भी हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये 23 अगस्त 2010 का नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन में तो ये क्लियर मेंशन किया गया कि डीएलएड और आपका प्राइमरी का टेट होना चाहिए प्राइमरी के लिए, और बीएड और या फिर डीएलएड ग्रेजुएशन
भी किया है आपने और अपर प्राइमरी का टेट क्वालिफाई है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे अपर प्राइमरी के लिए। लेकिन इसमें साथ ही साथ कुछ छूट भी दी गई है। अब ये छूट क्या है, इस छूट के बारे में अगर मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस नोटिफिकेशन के जारी होने से पहले अगर कोई शिक्षक है तो वहाँ पर उनको राहत दी गई है कि आप अगर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं भी रखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चौथे नंबर पॉइंट में देखिए, इस अधिसूचना के तिथि से पहले नियुक्त अध्यापक, ये अधिसूचना कब जारी हुआ था, 23 अगस्त 2010 को जारी हुआ था। इस नोटिफिकेशन से पहले जो भी पहले से ही टीचर हैं की तिथि से पूर्व कक्षा 1 से 8 के लिए नियुक्त निम्नलिखित श्रेणी के अध्यापकों की उपयुक्त पैरा 1 में न्यूनतम निर्धारित योग्यता हासिल करने की अनिवार्यता नहीं होगी। यानी एनसीटी ने अपने नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया था कि इस डेट से पहले जो भी ऑलरेडी शिक्षक हैं उनका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो डीएलएड है या नहीं, या फिर उसके बाद से लेकर के उनके पास टेट है या नहीं, वो चीज़ें अनिवार्य नहीं होंगी। हालांकि डीएलएड को लेकर के बाद में माननीय कोर्ट ने एक और जजमेंट दिया था जिसमें यह कहा था कि बिना जो आपका ट्रेनिंग है उसको कंप्लीट किए हुए कोई टीचर नहीं रह सकता अपने पद पर। तो आपने देखा होगा कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा मित्रों को विशिष्ट बीटीसी कोर्स कराया गया और अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के कोर्सेज कराए गए। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे शिक्षा मित्र हैं जो कि टेट क्वालिफाई नहीं है, तो उन्हीं को लेकर के ये जजमेंट माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया हुआ है। अब ये जो दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया है वो केंद्र सरकार के अधीन जो विद्यालय आते हैं उनमें ऐसे शिक्षक जो कि इस तिथि से पहले ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं लेकिन उनका टेट क्वालिफाई नहीं है, तो चूंकि वो केंद्रीय स्तर के सरकार के अधीन विद्यालय हैं तो वहाँ पर सीटेट ही उपयुक्त सरकार है, तो इसलिए वहाँ पर कहा गया है कि ऐसे सभी शिक्षकों को सीटेट पास करना अनिवार्य होगा। मतलब कि एनसीटी ने जो छूट दी थी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, उस छूट को माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसका मतलब क्या समझा जाए, इसका मतलब यह समझा जाए कि अगर आप कभी के भी ज्वाइन किए हुए टीचर क्यों ना हो, कभी किसी भी डेट में क्यों ना ज्वाइन किए हों, चाहे इसके पहले ही क्यों ना ज्वाइन किए हों, आपको टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य कर दिया है माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट के अनुसार। अब बात करते हैं कि इसका अन्य राज्यों में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये तो अभी सीटेट की बात कर रहा है, केंद्र सरकार के अधीन विद्यालयों की बात कर रहा है। तो देखिए, जब भी एक हाईकोर्ट के द्वारा इस प्रकार के जजमेंट दिए जाते हैं तो धीरे धीरे वो जो मामला है वो पूरे देश भर में लागू होने लगता है। जैसे अगर आप बीएड का मामला देखेंगे तो सबसे पहले माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने बीएड के संदर्भ में फैसला दिया था अपात्र घोषित करते हुए। उसके बाद से मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट से ये पूरा मामला देश भर में गया और उसके बाद से एनसीटी ने अपना नोटिफिकेशन निकाल करके ये क्लियर कर दिया कि अब प्राथमिक में बीएड अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। अब चूंकि ये दिल्ली हाईकोर्ट से मामला उठा है तो अब ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है, क्योंकि हाईकोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है या फिर हाईकोर्ट में ही रिव्यू पिटीशन फाइल किया जा सकता है, तो अगर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है और वहां से कुछ चीजें निकल करके आती हैं तो पूरे देश भर के विद्यालयों में इसका प्रभाव पड़ेगा। सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है उन शिक्षा मित्रों के ऊपर जो कि विशिष्ट बीटीसी तो कंप्लीट कर लिए हैं लेकिन टेट क्वालिफाई नहीं है। तो क्या शिक्षा मित्रों को सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा? नहीं, आप सीटेट भी क्वालिफाई कर सकते हैं और यूपी टेट भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ की जो राज्य सरकार है अपने नोटिफिकेशन में यूपी टेट को सीटेट के इक्विवेलेंट मानती है और इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो उपयुक्त सरकार यहाँ पर अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के कंडीशन में तो उपयुक्त सरकार तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार है, लेकिन चूंकि सीटेट यहाँ पर इक्विवेलेंट है तो आप सीटेट क्वालिफाई किए हों या फिर यूपी टेट क्वालिफाई किए हों आप अपनी सर्विस को जारी रख पाएंगे, लेकिन सर्विस तभी जारी रहेगी जब आप टेट क्वालिफाई करेंगे। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। तो इसका दूरगामी प्रभाव ये पड़ेगा कि अन्य राज्यों में जो भी शिक्षा मित्र या फिर इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट था, हालांकि अगर आप देखेंगे शिक्षा नीति 2020 तो उसमें शिक्षा मित्रों का कॉन्सेप्ट 2022 तक समाप्त करने का अनुशंसा किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अगर चाहे, अगर वाकई वो गंभीर होती तो शिक्षा मित्रों के कॉन्सेप्ट को समाप्त कर सकती थी, उनको परमानेंट करके। जैसे अभी अगर आप देखेंगे बिहार राज्य सरकार के द्वारा सक्षमता परीक्षा, वहाँ के जो शिक्षक हैं जो ऑलरेडी टीचर थे उनको राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया और उसके बाद जो परीक्षा वो पास कर रहा है उसको वो राज्य कर्मी का दर्जा दे रहे हैं। अगर राज्य सरकार चाहे तो एक विशिष्ट परीक्षा इन शिक्षा मित्रों के लिए आयोजन कर सकती है और उसके बाद से उनको परमानेंट कर सकती है, क्योंकि भले राज्य सरकार उनको शिक्षक ना माने लेकिन जब छात्र शिक्षक अनुपात की बात आती है तो वो तो शिक्षकों के तौर पर उनको काउंट कर रही है। हालांकि
एनसीटी एक्ट और जो आरटी एक्ट है वो सीधे तौर पर इसका विरोध करता है कि शिक्षा मित्रों को छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप इसको लेकर के इतना सीरियस ही हैं तो एटलीस्ट आप उनको वो सुविधाएं तो दीजिए। एक ही विद्यालय में कोई परमानेंट टीचर है तो वो 70,000 रुपये महीने का सैलरी पा रहा है और शिक्षा मित्र को आप 10,000 दे रहे हैं और उनको उसके बराबर काउंट कर रहे हैं, कैसे ये पॉसिबल है? आप उनके लिए देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनका शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया था, लेकिन रद्द करने के पीछे के कारण को समझिए। रद्द करने के पीछे का कारण ये था कि उनमें से मैक्सिमम या फिर अधिकांश आप समझ लीजिए जो शिक्षा मित्र थे वो टेट क्वालिफाई नहीं थे। अभी हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया उसके हिसाब से तो टेट क्वालिफाई नहीं तो अपनी सर्विसेज ही जारी नहीं रख सकते। तो ये तो जायज़ सी बात है ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। उस समय की तत्कालीन सरकार जो थी वो बिना किसी परीक्षा क्वालिफाई किए उनको परमानेंट कर रही थी, जो कि गलत है। क्योंकि उस समय जब वो परमानेंट किया जा रहा था, 2015 से 17 के बीच का मैटर है, उस समय हमारे देश में आरटी एक्ट लागू हो गया था। उस समय आपका टेट क्वालिफाई होना अनिवार्य था। विदाउट टेट क्वालिफाई किए आप उनको परमानेंट कर ही नहीं सकते थे, जबकि उस समय की तत्कालीन सरकार ये कर रही थी। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको रद्द किया था। अगर बिहार का मैटर देखेंगे आप, तो बिहार में उनको सक्षमता परीक्षा पास कराने के बाद से उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार अगर शिक्षा मित्रों को लेकर के गंभीर हो तो यहाँ पर भी उनको विशिष्ट परीक्षा का आयोजन करके, विशिष्ट परीक्षा कहने का मतलब कि वो टेट की तरह ही होगा, वो टेट की तरह ही होगा। ठीक है, अगर राज्य सरकार गंभीर होगी तो ये सारी चीज़ें कर सकती है, उनके पास पावर है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अधीन रहते हुए भी ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। तो अगर पूरे वीडियो को मैं समराइज करूं तो माननीय दिल्ली हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया हुआ है वो जजमेंट उन शिक्षकों पर लागू होगा जिनकी ज्वाइनिंग 23 अगस्त 2010 से पहले हुई है और उनको छूट थी टेट क्वालिफाई करने से। अब वो छूट को रद्द कर दिया गया है। अब आपको अपनी सर्विस जारी रखने के लिए टेट क्वालिफाई करना होगा। अगर आप केंद्र सरकार के अधीन विद्यालयों में हैं शिक्षक के तौर पर और इस डेट से पहले ज्वाइन किए हुए हैं तो आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। और अगर राज्य के अधीन किसी विद्यालय में है तो राज्य स्तरीय जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। और अगर आप का जिस भी राज्य में और वहाँ की जो राज्य सरकार है अगर सीटेट और राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा को इक्विवेलेंट मानती है तो सीटेट भी अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे तो भी आप अपनी सर्विसेज को जारी रख सकते हैं। तो ये पूरा माननीय दिल्ली हाईकोर्ट का वर्डिक्ट था। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।